आज से लगभग 2500 वर्ष पहले यूनानी दार्शनिक थेल्स ने देखा कि जब अंबर को ऊन से रगड़ा जाता है तो उसमें छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण पैदा हो जाता है। लगभग 2000 वर्षों तक किसी व्यक्ति या किसी वैज्ञानिक ने इस घटना पर ध्यान नहीं दिया। 16वीं सदी के अंत में इंग्लैंड के डॉक्टर गिलबर्ट ने यह देखा कि जब अंबर के अतिरिक्त कांच को, आबनूस को, गंधक को या लाख जैसे पदार्थों को भी ऊन या रेशम से रगड़ा जाता है तो इनमें भी छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण पैदा हो जाता है। इस प्रयोग से यह पता चलता है कि जब चीजों को आपस में या वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उनमें छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण पैदा हो जाता है। जब वस्तुओं में इस प्रकार का गुण पैदा होता है तो कहा जाता है कि वस्तुएं वैद्युतमय या इलेक्ट्रीफाइड हो गई हैं। और जिस कारण से वस्तुओं में वैद्युतमय होने का गुण पैदा होता है उस कारण को ही वैद्युत या इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। वास्तव में जब वस्तुएं वैद्युतमय होती हैं तो यह भी कहा जाता है कि वस्तुओं ने चार्ज ग्रहण कर लिया है, अर्थात वस्तुएं आवेशित हो गई हैं। इस प्रकार विद्युतमय या वैद्युतमय होना क्या होता है, आवेशित होना क्या होता है, चार्ज होना क्या होता है, इस तथ्य को आप अच्छी तरह समझ गए। अब अगले टॉपिक में हमें यह समझना है कि धन आवेश तथा ऋण आवेश क्या होते हैं, अर्थात पॉजिटिव चार्ज क्या होता है और नेगेटिव चार्ज क्या होता है। आइए इस बात को इन चित्रों की सहायता से समझने का प्रयास करें। जब हम कांच की छड़ को रेशम पर रगड़ते हैं तो कांच की छड़ आवेशित हो जाती है। जब आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल पर रगड़ते हैं तो आबनूस की छड़ भी आवेशित हो जाती है। किंतु प्रश्न यह उठता है कि क्या कांच की छड़ पर उत्पन्न होने वाला आवेश आबनूस की छड़ पर उत्पन्न होने वाले आवेश के समान होता है या भिन्न होता है। आइए इस बात की इस प्रयोग के माध्यम से जांच करके समझने का प्रयास करते हैं। जब कांच की छड़ को रेशम पर रगड़कर धागे से लटका दिया जाता है और दूसरी कांच की छड़ को भी रेशम से रगड़कर धागे से लटका दिया जाता है तो यह देखा जाता है कि कांच की छड़ को प्रतिकर्षित करती है, अर्थात इन दोनों छड़ों के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। इसी प्रकार जब आबनूस की छड़ को आप बिल्ली की खाल से रगड़कर लटका देते हैं और दूसरी आबनूस की छड़ को भी बिल्ली की खाल से रगड़कर लटका देते हैं और एक दूसरे के समीप लाते हैं तो ये भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, अर्थात ये एक दूसरे को दूर हटाने का प्रयास करती हैं। फिर तीसरे प्रयोग में यह दिखाया गया है कि जब कांच की छड़ को रेशम पर रगड़कर धागे से लटका देते हैं और आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़कर धागे से लटका देते हैं और इनको एक दूसरे के समीप लाते हैं तो ये एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, अर्थात इनके बीच में आकर्षण बल या अट्रैक्शन फोर्स कार्य करता है। यहां पर रिपल्सन फोर्स कार्य कर रहा है, यहां रिपल्सन फोर्स कार्य कर रहा है और यहां पर अट्रैक्शन फोर्स कार्य कर रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि आबनूस की छड़ पर उत्पन्न होने वाला आवेश दूसरे प्रकार का है और कांच की छड़ पर उत्पन्न होने वाला आवेश दूसरे प्रकार का है। तो कांच की छड़ को प्रतिकर्षित कर रही है, आबनूस की छड़ को प्रतिकर्षित कर रही है, अर्थात आबनूस की छड़ों पर समान आवेश है, कांच की छड़ों पर समान आवेश है, लेकिन आबनूस और कांच की छड़ पर भिन्न आवेश है। इस प्रकार अमेरिकी वैज्ञानिक फ्रैंकलिन ने 1750 में इन आवेशों का नामकरण किया। उन्होंने बताया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं
और उन्होंने अपने प्रयोगों से निकाले गए निष्कर्षों के आधार पर यह बताया कि कांच की छड़ पर उत्पन्न होने वाला आवेश धन आवेश होता है और आबनूस की छड़ पर उत्पन्न होने वाला आवेश ऋण आवेश होता है। इस प्रकार जब धन आवेश के समीप आते हैं तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जब ऋण आवेश के समीप लाए जाते हैं तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, किंतु धन आवेश ऋण आवेश के समीप लाया जाता है तो ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इस प्रकार समान आवेशों में प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, अर्थात नेगेटिव चार्ज को रिपेल करता है और पॉजिटिव चार्ज को भी रिपेल करता है, यानी प्रतिकर्षित करता है, जबकि नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट या आकर्षित करता है। तो इस प्रकार तब से परंपरागत रूप से यह माना जाता है कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज या धन आवेश और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज या ऋण आवेश। आइए आगे अब हम इस बात पर विचार करते हैं कि वस्तुएं वैद्युतमय क्यों हो जाती हैं, किंतु इससे पहले आवेशवाहकों की परिकल्पना तथा इलेक्ट्रॉन सिद्धांत को समझना आवश्यक है, अर्थात हाइपोथेसिस ऑफ चार्ज कैरियर्स एंड इलेक्ट्रॉन थ्योरी, ये आपको जानना है। जो हाइपोथेसिस ऑफ चार्ज कैरियर्स है या आवेशवाहकों की परिकल्पना है, यह पुरानी परिकल्पना है या क्लासिकल है। वास्तव में जब यह पता चल गया कि वस्तुएं रगड़ने से आवेशित होती हैं या विद्युतमय हो जाती हैं, तो उसके मूल कारण पर विचार करने का प्रयास किया गया। वैज्ञानिकों ने यह सोचा कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है और प्रत्येक पदार्थ सामान्य अवस्था में इसलिए उदासीन रहता है क्योंकि उसमें उपस्थित उन छोटे छोटे कणों की जो संख्या होती है धन आवेश या ऋण आवेश के रूप में समान होती है। अर्थात प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ है और ये कण दो प्रकार के होते हैं, धनावेशित कण और ऋणावेशित कण। सामान्य अवस्था में वस्तुएं उदासीन होती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन वस्तुओं में धनावेशित कणों की संख्या ऋणावेशित कणों की संख्या के समान होती है। जैसे मान लीजिए कि कोई पदार्थ है, इसमें n धनावेश हैं और n ऋणावेश हैं, तो ये दोनों मिलकर के एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं क्योंकि n धनावेश और n ऋण आवेश मिलकर के एक दूसरे को शून्य कर देंगे, अर्थात एक दूसरे के आवेश के प्रभाव को शून्य कर देंगे। अतः वस्तुएं सामान्य अवस्था में उदासीन होती हैं। किंतु जब किसी वस्तु में बाहर से कुछ धनावेश प्रवेश कर जाता है तो वस्तु धनावेशित हो जाती है, या उस वस्तु में से कुछ ऋण आवेश निकल जाते हैं तो भी वह वस्तु धनावेशित हो जाती है। इस प्रकार धनावेशित होने का दो तरीका हुआ। ये वैज्ञानिकों की क्लासिकल हाइपोथेसिस है, पुरानी परिकल्पना है। तो धनावेशित होने का वैज्ञानिकों ने दो कारण माना। एक ये माना कि किसी वस्तु में जब कुछ धन आवेश बाहर से आ जाते हैं तो वह वस्तु धनावेशित हो जाती है। जैसे उदासीन था, n धनावेश थे, n ऋणावेश थे, इसमें बाहर से k धनावेश प्रवेश कर गए, अतः यह वस्तु कुल मिलाकर के धनावेशित हो गई, जिस पर k धन आवेश अतिरिक्त हो जाएंगे। या इसके विपरीत जब किसी वस्तु से ऋण आवेश निकल जाते हैं तब भी वह वस्तु धनावेशित हो जाती है। इस प्रकार धनावेशित होने का दो तरीका हुआ। अब इसके विपरीत ये सोच सकते हैं कि वस्तुओं के ऋणावेशित होने का भी दो तरीका हुआ। एक तरीका यह होगा कि जब किसी वस्तु में बाहर से कुछ ऋण आवेश प्रवेश कर जाते हैं तो भी वह वस्तु ऋणावेशित हो जाती है, और जब उस वस्तु से कुछ धनावेश बाहर निकल जाते हैं तो भी वह वस्तु ऋणावेशित हो जाती है, क्योंकि बाहर निकलने पर ऋण आवेश प्रभावी हो जाते हैं और ऋण आवेश के प्रवेश करने पर ऋण आवेश प्रभावी हो जाते हैं। तो इस प्रकार वस्तुओं के ऋणावेशित होने का भी दो तरीका हुआ। अब आइए हम आधुनिक सिद्धांत को समझने का प्रयास करें कि वस्तुएं धनावेशित और ऋणावेशित क्यों होती हैं।
आधुनिक सिद्धांत में वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रॉन सिद्धांत का इस्तेमाल किया है। जब यह पता चल गया कि प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से बना है और परमाणुओं में दो प्रकार के आवेश पाए जाते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश, और एक तीसरे प्रकार का भी कण पाया जाता है जो उदासीन होता है। धन आवेशित कणों को प्रोटॉन और ऋण आवेशित कणों को इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, और जो कण उदासीन होते हैं उनको न्यूट्रॉन कहा जाता है। केमिस्ट्री में इसको विस्तार से आप पढ़े होंगे। अब जो है आप ये भी जानते हैं कि परमाणु के नाभिक में धनावेशित प्रोटॉन पाया जाता है और न्यूट्रॉन पाया जाता है जो कि उदासीन होता है, और विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन नाभिक का चक्कर लगाते हैं। किसी पदार्थ के भीतर, किसी परमाणु के भीतर प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, अतः परमाणु उदासीन होता है और उस परमाणु से बना हुआ पूरा पदार्थ उदासीन हो जाता है। किंतु जब किसी वस्तु में बाहर से कुछ इलेक्ट्रॉन यानी ऋण आवेश प्रवेश कर जाते हैं तो वह वस्तु नेगेटिव या ऋण आवेशित हो जाती है, या जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल जाते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं तो वह वस्तु धनावेशित हो जाती है। तो इस प्रकार आधुनिक सिद्धांत इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से वस्तुओं के धनावेशित होने या ऋणावेशित होने की व्याख्या करता है, क्योंकि ये मानता है कि प्रोटॉन भारी होते हैं, नाभिक में होते हैं और उनका जड़त्व बहुत अधिक होता है, वे चलने फिरने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन बहुत हल्के होते हैं, उनका जड़त्व नगण्य होता है और ये पदार्थ के भीतर गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। इस प्रकार आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत यह मानता है कि वस्तुओं के आवेशित होने का मूल कारण है इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान। जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो वस्तु धनावेशित हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों पर ऋण आवेश पाया जाता है। आप पढ़ चुके हैं कि ऋण आवेश निकलते हैं तो वस्तुएं धनावेशित हो जाती हैं। सोचने का तरीका वही है, बस पुरानी परिकल्पना में यह माना जाता था कि धन आवेश वाहक और ऋण आवेश वाहक अलग अलग होते हैं, लेकिन आधुनिक परिकल्पना में यह माना गया है कि धन आवेश वाहक, ऋण आवेश वाहक प्रत्येक परमाणु के भीतर पाए जाते हैं, लेकिन जो ऋण आवेश वाहक अर्थात इलेक्ट्रॉन हैं वे ही वस्तुओं के वैद्युतमय होने का मूल कारण है, या चालकों में विद्युत धारा के प्रवाह के मूल कारण इलेक्ट्रॉन होते हैं। अतः जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो वस्तु धनावेशित हो जाती है, और जब किसी वस्तु में ऋणावेशित चार्ज इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं तो वस्तु नेगेटिव हो जाती है। इस प्रकार अब आप इस प्रश्न को अच्छी तरह समझ सकते हैं कि वस्तुएं वैद्युतमय क्यों होती हैं, जिसकी चर्चा मैंने अभी पहले टॉपिक में की थी। मैंने बताया था कि वस्तुएं रगड़ने से वैद्युतमय होती हैं। तो अब आइए इस कारण पे हम विचार करते हैं कि वस्तुएं वैद्युतमय क्यों हो जाती हैं। वास्तव में जब वस्तुओं को रगड़ा जाता है, जैसे रेशम पर कांच की छड़ को रगड़ते हैं या बिल्ली की खाल पर आबनूस की छड़ को रगड़ते हैं, तो आप पढ़ चुके हैं कि फ्रैंकलिन ने माना कि आबनूस की छड़ ऋणावेशित हो जाती है और कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है। वास्तव में ये होता है कि जब हम रेशम पर कांच की छड़ को रगड़ते हैं तो कांच की छड़ धनावेशित इसलिए हो जाती है क्योंकि कांच की छड़ के कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम में चले जाते हैं, अतः रेशम निगेटिव हो जाता है और कांच की छड़ पॉजिटिव आवेश वाला हो जाता है। इसी प्रकार जब आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल पर रगड़ा जाता है तो आबनूस की छड़ ऋणावेशित हो जाती है, क्योंकि बिल्ली की खाल से कुछ इलेक्ट्रॉन आबनूस की छड़ पे आ जाते हैं, इसलिए वह निगेटिव हो जाती है। और चूंकि बिल्ली की खाल से कुछ इलेक्ट्रॉन आबनूस की छड़ पर आते हैं, अतः बिल्ली की खाल से इलेक्ट्रॉनों के निकलने के कारण वह धनावेशित हो जाती है। इस प्रकार ये कन्फर्म रूप से जान लीजिए कि जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है तब वस्तु धनावेशित न होकर के ऋणावेशित हो जाती है, और जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है यानी ऋण आवेश निकलता है तो वस्तु जो है धनावेशित हो जाती है। यहाँ देखिए ऋणावेश निकलता है तो धनावेशित, और ऋण आवेश प्रवेश करता है तो वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। और ऋण आवेशों को आप यहाँ इलेक्ट्रॉन मान लेंगे तो पूरी थ्योरी आपको जो है समझ में आ जाएगी। तो इस प्रकार
आप वैद्युतमय होने के संबंध में कंसेप्ट समझ गए होंगे क्या होता है।